गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी में। आइए हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। आज का बेहतरीन और शानदार करंट अफेयर्स जो आपका परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। पिछले दिनों के घटनाओं पर आधारित देश दुनिया की खबरों के साथ आपका परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण बनाए गए प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर हैं, इसको पढ़िए, लिखिए। सुबह 7:30 बजे जुड़िए। सुबह 7:30 पर आपको करंट अफेयर्स मिलेगा सीएल कैरियर एकेडमी के चैनल पर 7:30 AM पर आप हमारे साथ जुड़िए। देश दुनिया की खबरों के साथ अपने परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़िए और खुद का एक मैगजीन बनाइए। महीने में आपको बहुत सारे प्रश्न, उसके साथ एक्सप्लेनेशन, स्टैटिक जीके सारे मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों के साथ। हमारा आज का पहला प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, उसको पढ़िए। लिखा है, हाल ही में किस देश ने ठोस ईंधन वाले रॉकेट घैम 100 ठोस ईंधन वाले रॉकेट घैम 100 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? पूछा जा रहा है किस देश ने, ये प्रश्न है, ये क्वेश्चन है। और ये ठोस ईंधन वाला, जिसमें ठोस ईंधन होगा, ठोस ईंधन वाले रॉकेट का प्रक्षेपण किया है। तो यह किया है ईरान ने। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ईरान इज द राइट आंसर। ईरान बिल्कुल सही जवाब है, आप इसको याद रखिएगा। ईरान ने इसका प्रक्षेपण किया है। ईरान जिसकी राजधानी तेहरान है, ईरान की राजधानी अगर कहें तो इसकी राजधानी जो है तेहरान है, राजधानी तेहरान है ना, याद रखेंगे। अब देखिए, ये जो घाम सफेद 100, घायम इसको बोलते हैं, घायम आप कह सकते हैं, घेम भी लिखा जा सकता है। घेम 100 जो है, ये रॉकेट जो है एक सैटेलाइट को ले गया है जो ईरान के अर्धसैनिक बलों ने तैयार किया है। इसके द्वारा ईरान के अर्धसैनिक बलों, ईरान के अर्धसैनिक बलों ने एक उपग्रह प्रक्षेपित किया है। एक उपग्रह प्रक्षेपित किया है ना। इसके द्वारा घैम 100 के द्वारा उपग्रह प्रक्षेपित किया है, ये याद रखेंगे और ये महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। अब ईरान के जो अर्धसैनिक रिवोल्यूशनरी गार्ड ने किया है, इसका जो मेन रूप से किया है रिवोल्यूशनरी गार्ड ने, खास करके ईरान के अर्धसैनिक बल, ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड ने इसका प्रक्षेपण किया। खासकर ईरान की एक खुफिया एजेंसी वाली जो अर्धसैनिक बल है, रिवोल्यूशनरी गार्ड ने इसका प्रक्षेपण किया घाम 100। तो ध्यान रखेंगे, ठोस ईंधन वाला रॉकेट है और बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके परीक्षा के लिए, तो आप याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यह उपग्रह जो है, इसके द्वारा जो उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है इस रॉकेट के द्वारा, वो पृथ्वी की सतह से 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर, उपग्रह जो है पृथ्वी की सतह से 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर, उपग्रह पृथ्वी की सतह से 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर भेजा गया है, ऊंचाई पर भेजा गया है ना। तो 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह भेजा गया है। तो ध्यान रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। ईरान इसका बिल्कुल सही जवाब है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड द्वारा उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? शांति और विकास के लिए बताना है, शांति और विकास
है ना, शांति और विकास के लिए मनाया गया है। विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस जो मनाया गया है, ये मनाया गया है 11 नवंबर को। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, 10 नवंबर को, 10 नवंबर को, है ना। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया गया है। याद रखेंगे, दुनिया भर में मनाया जाता है इसको। विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। लोगों को विज्ञान के क्षेत्र में और इसके विकास के बारे में जागरूक करने के साथ ही जुड़ी जानकारियां देना। लोगों को विज्ञान के क्षेत्र, विज्ञान के विकास, लोगों को विज्ञान के विकास के क्षेत्र से जुड़ी जानकारियां देना तथा जागरूक बनाने के लिए तो ध्यान रखिएगा, विश्व विज्ञान दिवस शांति और विकास के लिए मनाया जाता है। उद्देश्य यह तय करना है कि अपने नागरिकों को विज्ञान के क्षेत्र में हो रहे विकास के बारे में जानकारी देना। इसका मनाने का उद्देश्य ये भी है कि अपने नागरिकों को प्रत्येक देश अपने वहाँ जो विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हो रहा है उसके बारे में अपने नागरिकों को क्या करना, जागरूक बनाना और जानकारी देना भी ये शांति के लिए विज्ञान दिवस है। इस वर्ष की थीम क्या है इसकी? सतत विकास के लिए बुनियादी विकास। थीम जरूर याद रखेंगे, विषय वस्तु कहते हैं, इंग्लिश में इसको थीम कहा जाता है, जरूर याद रखिएगा, थीम पूछा जाता रहता है। तो थीम इसका जो है ना, सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान। सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान। सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान याद रखेंगे, शानदार होगा। और इसके थीम ही खूब पूछे जाते हैं, है ना। सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान इसकी थीम है, याद रखिएगा। हर साल की तरह शांति विकास के लिए विज्ञान दिवस इस साल भी एक नई थीम के साथ सेलिब्रेट किया गया है, जिसका थीम है सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान। यह दिवस साल 1999 बुडापेस्ट में संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषद और यूनेस्को द्वारा विज्ञान पर विश्व सम्मेलन के अनुसरण में किया गया था। इसकी शुरुआत 1999 में बुडापेस्ट में हुई, हंगरी की राजधानी है। शुरुआत कब हुई तो ये याद रखेंगे, शुरुआत 1999 में बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है, हंगरी से शुरू हुआ। यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषद के द्वारा मनाया गया। तो शुरुआत 1999 में हुआ। इस बार सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान के लिए थीम के साथ यह शुरू हुआ। 10 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। किस वर्ष तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? किस वर्ष तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, है ना। यह साफ है, भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। अभी कुछ दिन पहले ही, पिछले महीने ही हमने बताए थे आपको कि भारत जो है तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगी 2029 तक। लेकिन मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट उस समय आई थी, फिर उन्होंने उसको संशोधित करते हुए दोबारा ये बताया है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में ही दोबारा संशोधित करके ये बात बताया गया कि भारत जो है अब 2027 तक ही तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, है ना। अब 2029 को संशोधित करके मॉर्गन स्टैनली ने 2027 तक बताया है कि भारत की अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, तीसरी बन जाएगी, जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ते हुए तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी 2027 में, जापान को पीछे छोड़कर। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनकर उभर रहा है ना। और 2017 जापान को पीछे। ग्लोबल रिसर्च एजेंसी मॉर्गन स्टैनली, यह रिपोर्ट ग्लोबल रिसर्च एजेंसी
मॉर्गन स्टैनली, मॉर्गन स्टैनली ने प्रकाशित की है, प्रकाशित की है। पिछली बार 2029 तक बताया था, अब संशोधित करके 2027 तक तीसरी अर्थव्यवस्था बताया है कि 2027 तक भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। तो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट जो पिछले कुछ दिन पहले ही आई थी, पिछले महीने ही आई थी, उसमें 2029 तक बताया था कि जर्मनी को 2027 तक और जापान को 2029 तक पीछे छोड़कर 29 में तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। लेकिन अब संशोधित किया, अब 2027 बताया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2027 में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। बहुत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। मॉर्गन स्टैनली महज एक हफ्ते पहले अनुमान लगाया था कि भारत 2029-30 तक जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की अर्थव्यवस्था में, लेकिन 6-7 दिनों में ही मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट को संशोधित किया है। भारत की जीडीपी अगले 10 साल में 3.4 ट्रिलियन से बढ़कर दोगुना 8.5 ट्रिलियन हो जाएगी। वहीं अगले 7 साल में 2030 तक के बढ़कर 6.5 ट्रिलियन डॉलर पहुंच जाएगी। 2050 तक चीन को भी पीछे छोड़ने का दावा किया गया है। अभी सबसे बड़ी इकोनॉमी कौन है? एक नंबर पर है यूएसए, दूसरे नंबर पर है चीन, तीसरे पर है जापान, चौथे पर है जर्मनी, पांचवें पर है भारत, छठवें पर है यूके। तो इस तरीके से भारत अभी वर्तमान में पांचवा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है। भारत जो है जर्मनी को पीछे छोड़ेगा, जापान को 2027 तक पीछे छोड़कर बन जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के मामले में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 शुरू की है? हस्तशिल्प नीति 2022 शुरू की है। ये प्रश्न देख लीजिए, बेहतरीन और शानदार प्रश्न है। हस्तशिल्प नीति 2022 किस राज्य सरकार ने शुरू किया? किसके लिए? पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए, कि जो पारंपरिक कला है उसको जीवित रखा जाए, उसको बना के रखा जाए। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा राजस्थान। सही जवाब होगा राजस्थान ने पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए यह नीति शुरू की है। उद्देश्य क्या है? पारंपरिक और विलुप्त कलाओं को पुनर्जीवित करना, यही उसका उद्देश्य है। यही उद्देश्य है, यही उद्देश्य क्या है? पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करना। इसीलिए हस्तशिल्प नीति 2022 शुरू किया है। सांस्कृतिक विरासत पर निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा पहली बार राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 शुरू की गई। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने कहा है कि राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 का उद्योगों को हस्तशिल्पों के उत्थान के लिए बेहतर विपणन व्यवस्था प्रदान करना है। क्षेत्र के लिए राज्य आवश्यक बुनियादी ढांचा स्थापित करना जिसमें किसका विकास किया जा सके। हस्तशिल्पकारों को राज्य स्तरीय पुरस्कार, ब्रांड निर्माण, ई मार्केटिंग, सामाजिक सुरक्षा, ऋण सुविधा, छात्रवृत्ति, निष्पक्ष प्रदर्शनकारियों में भागीदारी के लिए सहायता जैसे प्रावधान है। शिल्प गांवों के रूप में भी विकसित किया जाएगा। हस्तशिल्प पार्क, डिजाइन केंद्र, बिक्री केंद्र और हस्तशिल्प निदेशालय का निर्माण का भी प्रावधान शामिल है। तो इसमें हस्तशिल्प निर्माण कार्यक्रम नीति शुरुआत करने वाला राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। और जयपुर को कहा जाता है पिंक सिटी, कहते हैं पिंक सिटी जयपुर, है ना, गुलाबी सिटी। अशोक गहलोत इसके जो है सीएम है, अशोक गहलोत, याद रखिएगा अशोक गहलोत सीएम है।
राजस्थान के भारत का सबसे बड़ा राज्य है, भारत का सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है ना। याद रखेंगे यहाँ पर रणथंभौर, सरिस्का, केवलादेव, है ना, थार का मरुस्थल, ये सब जो है रेगिस्तान नेशनल पार्क, डेजर्ट जिसको बोलते हैं, ये सब जो है राजस्थान में ही है। हाल ही में किस राज्य ने अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व से क्या शुरू किया है? हाथी दत्तक ग्रहण योजना का अनावरण किया। हाथी दत्तक ग्रहण क्या है? हाथी दत्तक ग्रहण, दत्तक मतलब होता है हाथी गोद लेने की, हाथी गोद लेना, हाथी गोद लेने की योजना। हाथियों को गोद में लिया जाएगा कि हाथी गोद लिया जाएगा, क्या मतलब होगा इसका? हाथी गोद लेने की योजना क्या मतलब है? जैसे किसी अगर पुत्र किसी का नहीं होता है तो दूसरे पुत्र को अडॉप्ट कर लेता, दत्तक पुत्र कहा जाता है, गोद ले लिया। उसी तरीके से गोद में नहीं उठाना है, मतलब मान लिया कि भाई हम इसको पाले पोसेंगे, हाथी गोद में उठा पाएंगे आदमी, वो उठ जाएगा। तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है कहां पे? तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है ना। ये इसका जो सही जवाब होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु से हाथी जो है गोद लेना, हाथी गोद लेने की, हाथी गोद लेने की योजना, हाथी गोद लेने की योजना है ना। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु से शुरू होगा, ये आप याद रखिएगा। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तो यहां से शुरू हुआ हाथी गोद लेने की प्रक्रिया। अन्नामलाई तमिलनाडु के 4 टाइगर रिजर्व में से एक है। यह दक्षिणी पश्चिमी घाट का ही भाग है। वर्ष 2003 में अन्नामलाई एलिफेंट रिजर्व का भाग भी घोषित किया गया था, याद रखिएगा। इस क्षेत्र में पाई जाने वाली कादर, मालासर, मलमलसर, पुलायार, मधुवर और एराविलम भी शामिल है। यहाँ पाए जाने वाले मुख्य स्तनधारियों में हाथी, सांभर, चीतीदार हिरण, वर्किंग हिरण, माउस हिरण और नीलगिरी तहरबाग शामिल है। तो यह जो है तमिलनाडु के 4 टाइगर रिजर्वों में से यह दक्षिणी पश्चिमी घाट का ही भाग है जो इसमें आता है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। ये दक्षिणी पश्चिमी घाट का ही भाग है, ये भी याद रखेंगे। तो तमिलनाडु के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में पड़ता है और पश्चिमी घाट का ही भाग है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और इसके सीएम कौन है? एमके स्टालिन। आरएन रवि यहाँ के गवर्नर हैं। किस देश की फिल्म आल्मा एंड आस्कर से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हुई है? आल्मा एंड आस्कर किस देश की फिल्म? देखो अभी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल जो है 53वां राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल शुरू किया गया था। 53वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, IIFA शुरू किया गया था। मैंने पिछले करंट अफेयर्स में बताया था। और ये कहां शुरू हुआ था? गोवा में। कहां शुरू हुआ था? गोवा में शुरू हुआ था। आप लोग पिछला देखेंगे तो उसमें मैंने बताया है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल कहां शुरू हुआ? गोवा में। हर साल गोवा में ही होता है ये। और 53वें नंबर का था, वहां शुरू हुआ। तो इसकी शुरुआत जो हुई आल्मा एंड आस्कर फिल्म से हुई। और आल्मा एंड आस्कर फिल्म जो है ये ऑस्ट्रिया की फिल्म है, इससे शुरुआत हुई थी। ऑस्ट्रिया की फिल्म से शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय के फिल्म के 53वें संस्करण की शुरुआत ऑस्ट्रियन फिल्म आल्मा एंड आस्कर से हुई। 20 से 28 नवंबर को गोवा में यह फिल्म महोत्सव आयोजित होगा। यह फिल्म महोत्सव कब से आयोजित होगा? 20 से 28 शुरू हो 20 से 28 नवंबर को होगा, अभी शुरू नहीं हुआ। 20 से 28 नवंबर 2022 तक गोवा में आयोजित होगा। गोवा में आयोजित होगा, याद रखिएगा, ये आयोजित होगा। और इसकी शुरुआत जो होगी वो होगी आल्मा एंड आस्कर, एक ऑस्ट्रियन फिल्म है, इससे। पणजी के INOX में प्रदर्शन होगा। पणजी का IONX
पणजी, IONX, ये यहां पर दिखाया जाएगा, IONX में इसका प्रदर्शन होगा। तो याद रखिएगा, यहीं पे इसकी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की बैठक हो जाएगी। इस फिल्म के निर्देशक ऑस्ट्रियाई निर्देशक डायटर बर्नर ने, इसके निर्देशक कौन है, निर्देशक का नाम अवश्य जान रखिएगा। इस फिल्म के जो निर्देशक डायटर बर्नर, इस फिल्म के निर्देशक कौन है, डायटर बर्नर है, जो ऑस्ट्रिया के हैं। डायटर बर्नर इस फिल्म के निर्देशक हैं, डायटर बर्नर। यह एक बायोपिक है, शानदार फिल्म कलाकार अल्मा महलर और ऑस्ट्रिया के चित्रकार ऑस्कर कोसोंका के रिश्तों पर आधारित है। यह एक ऑस्ट्रिया के कलाकार अल्मा महलर, यह अल्मा महलर और एक चित्रकार आस्का कोसोस्का के रिश्तों पर, और अल्मा महलर और ऑस्कर कोसोस्का, नाम भी बहुत खतरनाक है, कोकोस्का के रिश्तों पर बनी फिल्म है ना। यह फिल्म एक बायोपिक फिल्म है ना, याद रखेंगे, यह फिल्म क्या है, एक बायोपिक है, बायोपिक फिल्म है, बायोपिक। इन दोनों का जो है ना, ये एक कलाकार है और ये चित्रकार हैं, इन दोनों का जो आपसी रिश्ता, उसी पर फिल्म बना हुआ है। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। हाल ही में मातृभाषा सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया, मातृभाषा सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा, कौन सा मातृभाषा सर्वेक्षण, तो यह किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा गृह मंत्रालय। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप जरूर याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होगा कि गृह मंत्रालय ने भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण शुरू किया है। याद रखिएगा, गृह मंत्री जो है भारत के अमित शाह हैं, भारत के गृह मंत्री अमित शाह हैं। मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया तैयार किया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने देश भर के 576 भाषाओं बोलियों की फील्ड बायोग्राफी के साथ मातृभाषा का सफलतापूर्वक जो है पूरा कर लिया, सर्वेक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। 576 भाषाओं और बोलियों की, 576 भाषाओं और बोलियों की, भाषाओं और बोलियों की जो सर्वे किया इन्होंने, 576 भाषाओं और बोलियों की फील्ड वीडियोग्राफी, फील्ड वीडियोग्राफी सफलतापूर्वक मातृभाषा के साथ मातृभाषा सर्वेक्षण पूरा कर लिया, के साथ मातृभाषा सर्वेक्षण पूरा कर लिया सफलतापूर्वक। तो एक प्रश्न ये बनेगा कि इसमें कितनी भाषाएं बोलियां हैं, 576 भाषाएं और बोलियों के साथ यह किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा। तो यह ध्यान रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए, गृह मंत्री जो है अमित शाह, ये भी याद रखेंगे, अमित शाह गृह मंत्री हैं। भारत के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल थे, पहले गृह मंत्री सरदार पटेल थे। हाल ही में किसने विनिंग द इनर बैटल,
हाल ही में किसने एक किताब लिखी है, क्या नाम है, विनिंग द इनर बैटल नामक पुस्तक लिखी है विनिंग द इनर बैटल। तो विनिंग द इनर बैटल जो पुस्तक लिखी है, ये लिखा ऑस्ट्रेलियाई पूर्व ऑलराउंडर शेन वाटसन के द्वारा लिखा गया है। विनिंग द इनर बैटल नामक पुस्तक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं, संन्यास ले चुके हैं, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर, ये ऑलराउंडर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर। इन्होंने विनिंग द इनर बैटल नामक पुस्तक लिखी है, महत्वपूर्ण पुस्तक है ये। शेन वाटसन ने लिखा है विनिंग द इनर बैटल ब्रिंगिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यू टू क्रिकेट, एक नई किताब लिखी है। आपको सारी जानकारियां इस किताब से मिलेगी, जिसकी आपको कभी भी गहराई से समझने की आवश्यकता, कि हर बार जब आपके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की आवश्यकता हो तब अपना सर्वश्रेष्ठ संस्करण कैसे लाया जाए। तो शेन वाटसन ने लिखी है विनिंग द इनर बैटल, जो 2015 में सेवानिवृत्ति विचार करने के बाद अपने कन्या पूरी करने स्वयं के अनुभवों को, एक बार इन्होंने संन्यास ले लिया था, फिर दोबारा वापस आकर फिर खेले थे। एक और किताब है शशि थरूर का, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग किसने लिखा है, शशि थरूर, कांग्रेस नेता है शशि थरूर ने लिखा है। और शशि थरूर की ही एक और किताब है वाई आई एम हिंदू, वाई आई एम हिंदू, वाई आई एम हिंदू, वाई आई एम हिंदू, ये किताब भी जो है ये शशि थरूर की हैं। तो दो और किताबें याद रखिएगा, वाई आई एम हिंदू, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग शशि थरूर, और द विनिंग इन द इनर बैटल, तो ये शेन वाटसन का है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार कौन सी कंपनी भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में उभरी है। भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता, नियोक्ता को बोलते हैं रोजगार देने वाली, नियोक्ता का मतलब क्या होता है, जो रोजगार देने वाली। सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता का संबंध है रोजगार देने वाली, रोजगार देने वाली, नियोजित करने वाली नियोक्ता कंपनी बनी है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। भारत की सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली वर्तमान में कंपनी है ना, सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में उभरी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज। फोर्ब्स की सबसे बेहतरीन नियोक्ता रैंकिंग 2022 के राजस्व लाभ और बाजार मूल्य के हिसाब से देश का सबसे बड़ा निगम रिलायंस इंडस्ट्री भारत का सबसे अच्छा नियोक्ता और विश्व स्तर पर काम करने के लिए 20वीं सबसे अच्छी कंपनी है, या विश्व में 20वीं सबसे अच्छी कंपनी है, 20वीं सबसे अच्छी कंपनी है ना, ये ध्यान रखिएगा। और सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता है, 20वीं सबसे अच्छी कंपनी है विश्व स्तर पर। रिलायंस इंडस्ट्रीज को सऊदी कंपनी अरामको, जापानी ऑटो कंपनी होंडा और यामाहा, अमेरिकी पेय निर्माता कोका कोला और जर्मन ऑटोमेकर मर्सिडीज बेंज से ऊपर रैंक किया गया है। तो इन कंपनियों के ऊपर रिलायंस को रखा गया है। वैश्विक सूची में अमेरिकी कंपनियों का दबदबा है। दक्षिण कोरियाई कंपनी सैमसंग को पछाड़कर शीर्ष 5 में अन्य 4 अमेरिकी कंपनियां हैं, है ना। तो शीर्ष जो कंपनियां 5 की हैं, शीर्ष कंपनियां सैमसंग 1 नंबर पर है, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, अल्फाबेट और एप्पल विश्व की शीर्ष कंपनी है। विश्व की शीर्ष कंपनियों का अगर नाम लिखें, विश्व की शीर्ष कंपनियां, सबसे अच्छी कंपनियों में पहले नंबर पर है सैमसंग, ध्यान रखिएगा, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका की कंपनी है, ये दक्षिण कोरिया की है। माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका, आईबीएम अमेरिका, आईबीएम, अल्फाबेट
ए बी अमेरिका, अल्फाबेट इंक बोलते हैं इसे, और एप्पल, पांचवा एप्पल, ये भी अमेरिका। तो इसमें 4 कंपनियां अमेरिका की, एक सैमसंग जो है वो दक्षिण कोरिया की है कंपनी है, दक्षिण कोरिया की कंपनी है सैमसंग, याद रखिएगा। तो इस तरह से विश्व की शीर्ष कंपनियां हैं। HDFC बैंक अन्य रैंक वाली जो भारतीय कंपनियां हैं, HDFC 137वें स्थान, बजाज 173वां, बिड़ला ग्रुप 240वां, हीरो मोटोकॉर्प 333वां, लार्सन एंड टूब्रो 354वां, ICICI बैंक 365वां, HCL टेक्नोलॉजी 455वां, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 499वां, अडानी इंटरप्राइजेज 547वां और इंफोसिस 668वें स्थान पर है ना। तो ध्यान रखेंगे, ये इसका उत्तर सही होगा डी। हाल ही में 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप 2022 कहां शुरू हुआ है ना। एयरगन कौन सा नंबर की? 15वें नंबर की एशियाई एयरगन चैंपियनशिप 2022 कहां? तो इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण कोरिया में शुरू हुआ है। सही जवाब हो जाएगा दक्षिण कोरिया में शुरू हुआ। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस सेशन को लाइक और शेयर अवश्य करिए। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न और इतनी बेहतरीन चर्चा, आपको देश दुनिया की परीक्षा उपयोगी खबरें इसमें बताई जा रही हैं, तो आप जरूर इसको जो है पढ़िए। दक्षिण कोरिया में 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप ना, चैंपियनशिप 28 में से 25 स्वर्ण जीते। भारत ने दक्षिण कोरिया में 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में 28 में से 25 स्वर्ण जीते हैं। खूब स्वर्ण जीते गए हैं। निशानेबाजी में दबदबा रखते हुए भारत ने दक्षिण कोरिया में 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियन 25 स्वर्ण पदकों के साथ अपना अभियान समाप्त किया, जिसमें 18 नवंबर 2022 को अंतिम 2 स्वर्ण पदक की जीत हासिल हुई थी। चलिए, तो इसमें देखेंगे, बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। मनु भाकर और सम्राट राणा 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम जूनियर स्पर्धा जीती, जबकि रिदम सांगवान और विजयवीर सिद्धू ने सीनियर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता, है ना। तो ध्यान रखिएगा, 25 स्वर्ण पदक जीते गए। इसमें 25 स्वर्ण पदक जीते गए, है ना। 28 में से 25 स्वर्ण पदक भारतीयों ने जीते। और इसमें से अगर हम देखें तो इसमें मनु भाकर और सम्राट राणा ने, मनु भाकर और सम्राट राणा ने 10 मीटर एयर पिस्टल, 10 मीटर एयर पिस्टल में, जबकि रिदम सांगवान और विजयवीर सिद्धू, रिदम सांगवान एवं विजयवीर सिद्धू ने सीनियर स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। सीनियर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। तो इस तरीके से देखेंगे, ये 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा और सीनियर में इन्होंने पदक जीते हैं। 28 भारत ने 28 में से 25 स्पर्धाओं में जीत दर्ज की है। 28 में से 25 स्पर्धाओं में जीत दर्ज की है। भारत ने 28 में से 25 स्पर्धा में पदक जीता। तो याद रखिएगा, और ये हुआ था दक्षिण कोरिया में 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप। तो ये ध्यान रखिए, इसके लिए मैं छोटा सा एक अलग वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।